Welcome back to our series of Geotechnical Engineering. We were studying soil mechanics and our topic for today's lecture is pumping out test. So first we will see pumping out test for unconfined aquifer. So pumping out test में हमें देखना है, ये हमारा मेन वेल है, इसमें जो वाटर लेवल है वो यहाँ पर है, जो आसपास की ज़मीन है वहाँ पर वाटर लेवल कुछ इससे ऊपर के लेवल पर होगा जिसको हम कहते हैं ग्राउंड वाटर टेबल। तो ग्राउंड वाटर टेबल से पानी जो वेल के अंदर है वो कुछ इस तरह से स्लोप में होता है। तो ये जो स्लोप जैसा कर्व बना है ये इसको कहते हैं ड्रॉ डाउन कर्व। और इस कर्व पे देखिए एक पॉइंट के बाद जो लाइन है वो कांस्टेंट हो गई है। तो वो लाइन जहाँ तक ये कर्व एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वेल इज नोन एज रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है। सो नाउ पंपिंग आउट टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग अनकन्फाइंड एक्यूफर में, एक अनकन्फाइंड एक्यूफर था उसमें हमने मेन वेल बनाया, दो हमने स्टडी वेल बनाए ऑब्जर्वेशन वेल एट द डिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मेन वेल। ठीक है। जो वाटर का लेवल ऑब्जर्वेशन वेल 1 में है फ्रॉम द बेड ऑफ द अनकन्फाइंड एक्यूफर उसकी हाइट है h1 और जो वेल 2 में है वाटर का लेवल उसकी हाइट है h2। सो ये हमारा डायग्राम हुआ। नाउ हमें पता है Q इज इक्वल टू KIA। सो यहाँ पर I इज DH/dr, एरिया विल बी 2πRh। नाउ इमेजिन करिए कि यहाँ तक की जो सॉइल है इसको 3D में इमेजिन करिए, इस तरह से सर्कुलर होगी। तो सर्कुलर होगी तो एक सिलेंडर बनाएगी तो सिलेंडर की वो सरफेस जहाँ से पानी अंदर की तरफ इनफ्लो होगा वो क्या होगा, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वो हो गया 2πRh। तो ए की जगह हमने 2πRh रख दिया, आई की जगह DH/dr, के की जगह के। नाउ हमने रीअरेंजमेंट किया, सो Q इंटू dr/r विल बी इक्वल टू के इंटू 2πh इंटू DH। ना इंटीग्रेशन कर दिया फ्रॉम 1 to 2, सो हमें मिल गया फाइनली एक फॉर्मूला जो कि होगा Q इंटू लॉग ई ब्रैकेट के अंदर R2/R1 डिवाइड बाय पाई इंटू ब्रैकेट में H2 का स्क्वायर माइनस H1 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद इक्वल टू K। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द केस ऑफ अनकन्फाइंड एक्यूफर इन द पंपिंग आउट टेस्ट। नाउ जब ड्यूपिट की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हम अगर वैल्यूज रखें तो उस केस में हमें H1 की जगह H0 रखना पड़ेगा, H2 की जगह H रखना पड़ेगा, R1 की जगह हमें रखना पड़ेगा R0 एंड R2 की जगह हमें रखना पड़ेगा R। सो अगर ये वैल्यूज रखेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा ड्यूपिट्स इक्वेशन फॉर द अनकन्फाइंड एक्यूफर में। नाउ द सेकंड कंडीशन इज पंपिंग आउट टेस्ट फॉर कन्फाइंड एक्यूफर। कन्फाइंड एक्यूफर क्या होता है, दो इम्परवियस लेयर के बीच में जो एक्यूफर एग्जिस्ट करता है वो कन्फाइंड एक्यूफर होता है। इस केस में भी हमने एक मेन वेल लिया और दो ऑब्जर्वेशन वेल बनाए, अगेन सिमिलर प्रोसेस की। नाउ हमने देखा कि कन्फाइंड एक्यूफर में जो डेप्थ है वो एक कांस्टेंट है b। ठीक है, b डेप्थ है एंड जो भी वाटर का लेवल है वो इस b के बीच में ही वेरी करेगा। सो हमने देखा कि यहाँ कन्फाइंड एक्यूफर में जो डेप्थ है वो कांस्टेंट होगी और यहाँ पर हमने रखा Q इज इक्वल टू KIA, I की जगह DH/dr, A की जगह हमने रखा 2πRb। 2πRb इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। सो 2πRb, B इज द डेप्थ ऑफ दिस कन्फाइंड एक्यूफर। सो यहाँ पर हमने रीअरेंजमेंट किया, अगेन इंटीग्रेशन किया फ्रॉम 1 to 2, तो हमें फॉर्मूला मिल गया Q इंटू लॉग ई R2/R1 इक्वल टू K इंटू 2πB ब्रैकेट में H2 माइनस H1। अगेन फॉर ड्यूपिट इक्वेशन वी विल पुट R1 इक्वल टू R0, H2 की जगह H रख देंगे एंड H1 की जगह H0 रख देंगे। सो H0 हो जाएगा हमारे मेन वेल की जो हाइट है पानी की एंड H2 जो भी हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन वेल होगा वहाँ की हाइट। सो इस तरह से हम फिर एक और फॉर्मूला बना लेंगे जो कि होगा कन्फाइंड एक्यूफर के लिए ड्यूपिट्स फॉर्मूला K इज इक्वल टू Q इंटू लॉग ई R/R0 डिवाइड बाय 2πB H माइनस B। सो ये हो गया हमारा कन्फाइंड एक्यूफर एंड अनकन्फाइंड एक्यूफर के लिए पंपिंग आउट टेस्ट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्फेरिकल फ्लो इन वेल। अब हमने देखा कि अगर कन्फाइंड एक्यूफर है या अगर एक कन्फाइंड एक्यूफर एग्जिस्ट कर रहा है, मैं अगर एक वेल डिग करूं और वो वेल जो है सिर्फ इतना पेनिट्रेट करे, कहाँ तक ये वेल पेनिट्रेट कर रहा है, इम्परवियस जो लेयर है ना टॉप वाली उसके बॉटम तक, यानी यहाँ तक। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये मेरी वेल है तो ये जो नीचे एक्यूफर था ना इसमें से पानी जो है वो स्फेरिकल शेप में अंदर की तरफ फ्लो करने लगेगा, स्फेरिकल शेप में। सो यही होता है वेल की कंडीशन। जब हम कुआं खोदते हैं तो उसमें स्फेरिकल फ्लो होता है अंदर की तरफ। द वेल इज जस्ट पेनिट्रेटेड टू द बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ इम्परवियस कन्फाइंड लेयर, हेंस फ्लो इन वेल विल बी स्फेरिकल। सो Q इज इक्वल टू KIA, K I की जगह हमने रखा 1 एंड एरिया हो जाएगा 2πR0 H माइनस H0। सो द फॉर्मूला विल बी QS इज इक्वल टू K इंटू 2πR0 H माइनस H0 हो जाएगा हमारा S यानी ड्रॉ डाउन। सो ये हो जाएगी कंडीशन फॉर द स्फेरिकल फ्लो इन द वेल। एस जो होगा वो ड्रॉ डाउन हो जाएगा, यानी पहले का जो वाटर लेवल था बाद का जो वाटर लेवल हुआ उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो ड्रॉ डाउन हो जाएगा।
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पंपिंग इन टेस्ट। पंपिंग आउट टेस्ट में हम क्या कर रहे थे, वेल खोद के एक्यूफर में से जो पानी आ रहा था उसको वेल में ऊपर की तरफ चढ़ने दे रहे थे और फिर उसके जो भी वाटर लेवल है उसके बेसिस पर हम कैलकुलेशन जो है वो कर रहे थे। पंपिंग इन टेस्ट में क्या होगा, हम वेल खोदेंगे एंड इस वेल के अंदर पानी डालेंगे एंड ये पानी का जो लेवल है इस वेल में हम कांस्टेंट रखेंगे, मेंटेन करेंगे एंड देखेंगे कि जो हमने ये पानी डाला है ये किस रेट से मिट्टी जो है वो अपने आप में एब्जॉर्ब कर रही है, पास ऑन कर रही है, उसकी परमेबिलिटी को नाप लेंगे। सो पंपिंग इन टेस्ट में हम पानी डालते हैं। सो इसमें फर्स्ट जो टेस्ट है वो है ओपन एंड टेस्ट। ओपन एंड टेस्ट में हम एक वेल बनाते हैं एंड ध्यान रखने की बात यह है कि इस वेल का जो भी डायामीटर होगा, सपोज करिए डायामीटर इज 2r, तो इस वेल को हमें कहाँ तक पेनिट्रेट करवाना है, हमें इतना पेनिट्रेट करवाना है कि ये जो एक्यूफर जो है वाटर रिच एरिया है उसमें लगभग 10r पेनिट्रेट हो जाए और जो बॉटम ऑफ एक्यूफर होगा उससे कितना ऊपर रहना चाहिए, 10r या उससे ज़्यादा ऊपर होना चाहिए और कितना पेनिट्रेट होना चाहिए फ्रॉम द टॉप ऑफ द एक्यूफर, 10r या उससे ज़्यादा, तब एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं। नाउ इस केस में फॉर्मूला जो होता है वो होता है K = Q डिवाइड बाय 5.5 × R × H। ये करने से हमें परमेबिलिटी मिल जाएगी सॉइल की। नेक्स्ट इज पैकर टेस्ट। वाटर फ्लोज आउट थ्रू साइड्स ऑफ सेक्शन ऑफ अ होल एनक्लोज्ड बिटवीन द पैकर्स। सो इस केस में नीचे एक परफोरेटेड सेक्शन होता है जिसमें से पानी जो है वो फ्लो होकर अंदर की तरफ आ जाता है और ऊपर चढ़ जाता है। सो इस कंडीशन में इस टेस्ट में दो कंडीशन होती हैं। व्हेन L जो ये परफोरेटेड सेक्शन की लेंथ है L, जब ये L जो है फर्स्ट केस जब ये 10r से बड़ी होती है, सेकंड केस जब ये लेंथ जो है ये 10r से छोटी होती है। नाउ जो फर्स्ट केस है जब L = या ग्रेटर देन 10r तो K का फॉर्मूला होता है Q × log E ब्रैकेट में L/R डिवाइड बाय 2π LH। और जब ये L की वैल्यू 10r से छोटी होती है तो फॉर्मूला होता है K = Q × sin H इनवर्स ब्रैकेट में L/2r डिवाइड बाय 2π L × H। यहाँ पर R जो है वो इनर रेडियस ऑफ द होल होता है एंड H जो है ये डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल्स एट एंट्री एंड ग्राउंड वाटर टेबल होता है। नाउ जो थर्ड मेथड है वो है इनडायरेक्ट मेथड्स। इनडायरेक्ट मेथड्स में अलग अलग साइंटिस्टों ने सॉइल को स्टडी किया, उनकी परमेबिलिटी पर टेस्ट कंडक्ट किए। सो फर्स्ट इज कोजने-कारमान इक्वेशन। कोजने-कारमान इक्वेशन क्या कहती है कि जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है K = 1 डिवाइड बाय K कोजने-कारमान कांस्टेंट इनटू गामा W/μ यानी कि यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इंटू E³/1 + E यानी वॉइड रेशियो का क्यूब डिवाइड बाय 1 + वॉइड रेशियो इंटू D10 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम परमेबिलिटी ऑफ सॉइल निकाल सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला वॉज गिवन बाय एलन हैजन। इन्होंने कहा कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज इक्वल टू C एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 100 से 150 के बीच लाई करती है। सो K = C इंटू D10 का स्क्वायर। और इस फॉर्मूले से जब भी परमेबिलिटी निकलेगी तो वो सेंटीमीटर पर सेकंड में निकलेगी और जो D10 है ये भी सेंटीमीटर में ही कंडक्ट लिया जाएगा, इसकी वैल्यू सेंटीमीटर में ली जाएगी। नेक्स्ट फार्मूला इज लोडोन्स फार्मूला। लोडोन्स फार्मूला स्पेसिफिक सरफेस एरिया को कंसिडरेशन में लेता है। इसमें एक इक्वेशन फॉलो होती है लॉग ब्रैकेट में K × S² = A + BN। यहाँ पर A और जो B है ये कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। A की वैल्यू 1.365 एंड B की वैल्यू 5.15। N जो है यहाँ पर पोरोसिटी है और S जो है ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है और इसकी वैल्यू होती है सरफेस एरिया डिवाइड बाय वॉल्यूम। और जो K है वो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है। इस इक्वेशन का यूज़ करके भी हम K की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ़ पार्टिकल्स आर नॉट स्फेरिकल, अगर पार्टिकल्स जो हैं सॉइल के वो स्फेरिकल ना होकर कुछ अलग शेप्स के हैं और हमने देखा कि वो A जो सीव साइज़ है उससे पास डाउन हो जाते हैं पर जो B का सीव साइज़ है वहाँ पर रिटेन हो जाते हैं, तो इस केस में स्पेसिफिक सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? 6/√A × B। A वो सीव साइज़ है जिससे वो पास डाउन हो जाते हैं और B वो सीव साइज़ है जिस पे आके वो रिटेन हो जाते हैं। सो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज टर्जागी इक्वेशन। टर्जागी ने इक्वेशन दी कि K कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज इक्वल टू 200 इंटू वॉइड रेशियो का स्क्वायर इंटू D10 का स्क्वायर एंड यूनिट विल बी सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन जो दी वो आई है कंसोलिडेशन का जो कंसेप्ट होता है वहाँ से। सो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज इक्वल टू CV। CV इज कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू MV। MV क्या है? मॉड्यूलस ऑफ वॉल्यूम चेंज या वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इसको बोला जाता है। और यहाँ पर भी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकंड में निकल कर आएगी। ध्यान देना है कि इस फॉर्मूले में आप जो गामा W है वो न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब में लोगे और CV की जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में ली जाएगी और MV की वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर पर न्यूटन में ली जाएगी। नेक्स्ट हमें देखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी। सो इसके लिए कोजने-कारमान इक्वेशन को हमें देखना होगा, ये वाली इक्वेशन।
यहाँ पर हमें सारे फैक्टर्स दिख रहे हैं जो परमिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज ग्रेन साइज। सो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी डायरेक्टली डिपेंड्स टू D10 का स्क्वायर। सो ग्रेन साइज जितना बड़ा परमिबिलिटी उतनी ज़्यादा, इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। सेकंड इज वॉइड रेशो। सो कोजनिक हार्मोनिक इक्वेशन में हमने देखा K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E³ अपॉन 1 प्लस E। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। सो जितना वॉइड रेशो ज़्यादा उतनी परमिबिलिटी ज़्यादा, या फिर कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ज़्यादा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज पार्टिकल शेप। सो पार्टिकल शेप से कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली है, यानी कि एंगुलर जो शेप्स होंगी उनकी परमिबिलिटी कम होगी कंपेयर टू राउंड शेप। फोर्थ इज एंट्रैप्ड एयर। एंट्रैप्ड एयर जितनी ज़्यादा होगी कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी की वैल्यू उतनी कम होगी। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। सो हमें पता है स्ट्रेटिफाइड लेयर्स में अगर फ्लो जो है वो हॉरिजॉन्टली हो रहा है तो K की वैल्यू ज़्यादा होगी कंपेयर टू जब फ्लो वर्टिकली होता है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ पोर फ्लूइड। पोर्स के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसकी प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करती है K की वैल्यू। K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गामा W अपॉन म्यू, एंड म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हैंस हम बोल सकते हैं कि K की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नेक्स्ट इज एड्जॉर्ब्ड वाटर। अगर किसी सॉइल के पार्टिकल के ऊपर एड्जॉर्ब्ड वाटर की एक फिल्म बनी हुई है तो ये अपने आसपास बहने वाले पानी को रोकने का काम करेगी। तो जितना ज़्यादा एड्जॉर्ब्ड वाटर होगा किसी पार्टिकल पे उतनी ही K की वैल्यू कम हो जाएगी। इम्प्यूरिटीज़, अगर मिट्टी के पोर्स में इम्प्यूरिटीज़ भरी हुई है तो वो वाटर के फ्लो को, फ्लूइड के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। तो जितना ज़्यादा इम्प्यूरिटीज़ है उतनी ही K की वैल्यू कम होगी। प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स। ये देखा गया है कि कुछ मिनरल्स जब सॉइल के सरफेस पर होते हैं तो वो कंपैरेटिवली फ्लूइड के फ्लो को या तो बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। जैसे कि अगर मॉन्ट मोरेलोनाइट इस मिनरल की बात करें तो अगर इस सॉइल के सरफेस पर पोटेशियम होगा तो उसकी परमिबिलिटी या फिर कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी की वैल्यू सबसे लीस्ट होगी। सोडियम होगा तो K की वैल्यू ज़्यादा होगी, H होगा तो K की वैल्यू और ज़्यादा होगी, और कैल्शियम होगा तो K की वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह काउलिनाइट के केस में सोडियम सबसे लीस्ट परमिबिलिटी वैल्यू देगा, K पोटेशियम थोड़ा उससे ज़्यादा, कैल्शियम उससे ज़्यादा और हाइड्रोजन उससे ज़्यादा। देखा गया कि जो अर्थन डैम होते हैं, अर्थन डैम का जो कोर वाला पार्ट होता है इसमें जो सॉइल होती है उसको सोडियम से रिच किया जाता है बाय ट्रीटिंग इट विद सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर के साथ अर्थन डैम की जो कोर वाली मिट्टी होती है उसको ट्रीट किया जाता है सो दैट वो सोडियम में रिच हो जाए। सोडियम में रिच हो जाएगी तो आप देख सकते हैं मॉन्ट मोरेलोनाइट और काउलिनाइट दोनों ही केस में सोडियम जो है ये कम परमिबिलिटी वैल्यू अलाउ करता है, हेंस सॉइल जो है वो कम परमिएबल हो जाएगी। लास्ट इज कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। इसके लिए हमें डार्सी की इक्वेशन देखनी होगी। डार्सी ने कहा कि K नॉट कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी इनटू म्यू अपॉन गामा W, यानी कि डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी विल गिव अस द कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी कोफिशिएंट को ही इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी बोलते हैं और इसी को स्पेसिफिक परमिएबिलिटी भी बोला जाता है। इसकी जो यूनिट है वो होती है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या डार्सी, एंड 1 डार्सी इज इक्वल टू 0.987 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर स्क्वायर। So here we have completed our one-dimensional flow topic. We will continue with the next topic in the next video. Thanks for watching.